हेलो बच्चों, कैसे हो आप? मस्त हो तो हम लेके आए हैं 10वीं क्लास का एक महत्वपूर्ण अध्याय जो आरबीएसई और सीबीएसई में दोनों में 7-7 नंबर का पूछा जाता है। और इस अध्याय की हमारी यह पहली क्लास है और इस क्लास में हम देख रहे हैं विद्युत आवेश और विद्युत धारा के बारे में। दोनों टॉपिक इस क्लास के शुरुआती टॉपिक है। इस क्लास के आधार इसी टॉपिक पर निर्भर करेंगे। ये क्लास महत्वपूर्ण है तभी आगे की क्लास समझ में आएगी। तो सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत आवेश की परिभाषा। विद्युत आवेश है क्या, विद्युत आवेश उत्पन्न कैसे होता है, इसको समझेंगे। विद्युत आवेश आता कैसे है, या विद्युत आवेश कितने प्रकार का होता है, धनात्मक या ऋणात्मक, विद्युत आवेश को ऋणात्मक कब मानेंगे, विद्युत आवेश को धनात्मक कब मानेंगे, ये सभी आज जो आपके डाउट है इस क्लास में क्लियर हो जाएंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं विद्युत आवेश के बारे में। तो विद्युत आवेश को हम इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं उदासीन परमाणु की। तो मान लो कि कोई परमाणु है, ठीक है। जैसे हम अगर बात करें सोडियम परमाणु की, तो सोडियम 11, सोडियम होता है 22। तो नीचे वाली संख्या क्या बताती है, नीचे वाली संख्या बताती है प्रोटॉन की संख्या। अगर सोडियम है उदासीन तो इस स्थिति में क्या होगा, जितनी प्रोटॉन की संख्या होगी उतनी ही क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की संख्या। और आवेश जिस प्रकार से हमें पता है, आवेश होते हैं दो प्रकार के। धनात्मक आवेश का मतलब होता है प्रोटॉन की संख्या और ऋणात्मक आवेश का मतलब है इलेक्ट्रॉन की संख्या। परमाणु अगर उदासीन है तो उसमें प्रोटॉन की संख्या और इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, बराबर होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम उदासीन परमाणु की बात करते हैं। सोडियम एक उदासीन परमाणु ले रहे हैं, ठीक है। और ये जो ऊपर वाली संख्या है ये बताती है प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन की संख्या, यानी ये बताती है नाभिक में कितने प्रोटॉन है कितने न्यूट्रॉन है, और इन दोनों को हम साथ लेके बोलते हैं न्यूक्लियॉन। अगर हम नाभिक की बात करें तो नाभिक में है कितने, 11 प्रोटॉन और 11 न्यूट्रॉन हो गए। टोटल कितने हो गए, 22 हो गए, ठीक है। और जितने प्रोटॉन है यानी जितने धनावेश है उतना ही क्या होगा, ऋणावेश होगा उदासीन परमाणु में, ठीक है। तो सोडियम की शुरुआती कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। और दूसरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 8 इलेक्ट्रॉन हो गए, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, टोटल कितने हो गए, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और सबसे भारी कक्षा है उसमें हो गया 1 इलेक्ट्रॉन। तो इस प्रकार से ये उदासीन सोडियम परमाणु की संरचना है, जिसके नाभिक में 11 न्यूट्रॉन है, जो उदासीन है उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। लेकिन इसमें 11 ही धनावेश है यानी प्रोटॉन है और 11 क्या इलेक्ट्रॉन है। तो इस प्रकार से अगर हम बात करें 11 धनावेश है और इस तरीके से 11 क्या है, मान लो ऋणावेश है, तो उस स्थिति में क्या होगा, ये परमाणु क्या है, उदासीन है। अब देखो, अब आवेश आता कैसे है, आवेश धनावेश कब होगा, आवेश ऋणावेश कब होगा, या हम ऐसे बोलेंगे परमाणु या कोई वस्तु धनावेशित कब होगी, कोई वस्तु ऋणावेशित कब होगी। तो अगर मान लो कि अगर हम सोडियम को थोड़ी सी क्या दे, ऊर्जा दे, तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी कक्षा को छोड़कर क्या बाहर चला गया, ठीक है। तो ये बाहर जो चला गया इलेक्ट्रॉन, इस इलेक्ट्रॉन को हम बोलते हैं मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब ये आराम से क्या कर सकता है, घूम सकता है। जिस प्रकार से जब आपकी छुट्टी होती है तब आप क्या करते हो, आराम से घूम सकते हो, ठीक है। उस समय आपकी रोक टोक नहीं होती, आराम से आप खेल सकते हो ग्राउंड में। तो इसी प्रकार से ये क्या है, अब ये इसके पास ग्राउंड है। ये इलेक्ट्रॉन तो है बंधित इलेक्ट्रॉन, यानी एक तरीके से कक्षा में है। कक्षा में जब टीचर होता है तो आप क्लास को छोड़ के नहीं जा सकते टीचर को बिना पूछे, लेकिन आप जैसे छुट्टी होती है तो वो क्लास को छोड़ के आप चले गए, अब आप ग्राउंड में कहीं भी स्कूल में आराम से घूम सकते हो, ठीक है, बहाने मार के इधर उधर जा सकते हो। तो ये इलेक्ट्रॉन हो गया मुक्त इलेक्ट्रॉन, क्योंकि ये अपनी कक्षा छोड़ के चला गया। और ये इलेक्ट्रॉन है बंधित इलेक्ट्रॉन, क्योंकि अब क्यों ये इलेक्ट्रॉन बंधित इलेक्ट्रॉन क्यों है, क्योंकि ये जो नाभिक है इसमें जो एक तरीके से 11 प्रोटॉन है वो इसको आकर्षित करके रख रखा है, बांध के रखा है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं आगे। अब देखिए कि इसमें क्या है, इसमें 11 प्रोटॉन थे यानी 11 प्लस थे, एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें कितने माइनस हो गए, 10 माइनस हो गए, यानी 11 प्रोटॉन थे और 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो अब देखो अगर हमने फर्क देखें तो यहाँ पे एक तरीके से एक धनावेश हमें मिल रहा है। तो ये जो परमाणु है, ये परमाणु किस प्रकार से व्यवहार कर रहा है, ये परमाणु इस प्रकार से व्यवहार कर रहा है कि ये एक तरीके से क्या है, धनावेश है, ठीक है। यानी कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन छोड़ के मुक्त हो जाते हैं तो वो वस्तु क्या हो जाती है, धनावेशित हो जाती है। और अगर कोई वस्तु है मान लो
उसमें इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, ठीक है, उस वस्तु में इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो वो वस्तु क्या हो जाएगी, ऋणावेशित हो जाएगी। शुरुआत में सभी वस्तुएं होती है उदासीन, लेकिन अगर कोई वस्तु से इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं, ठीक है, इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहे हैं, तो वो वस्तु क्या होती जाती है, धीरे धीरे धनावेशित हो जाती है, ठीक है, क्योंकि उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए तो उसमें धनावेश का प्रभाव बढ़ गया, तो वो वस्तु धनावेशित होगी। लेकिन अगर कोई वस्तु में इलेक्ट्रॉन आप डाल रहे हो तो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगी, ज्यादा होगी प्रोटॉन से, ठीक है, प्रोटॉन तो छोड़ के नहीं जा सकते नाभिक को, तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा होगी तो वो हो जाएगी ऋणावेशित। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश और ऋणावेश। सीधा सीधा खेल इलेक्ट्रॉन का है और कुछ नहीं है, ठीक है। कोई वस्तु शुरुआत में उदासीन है, उस वस्तु से इलेक्ट्रॉन निकल के बाहर चले गए, किसी प्रकार से हमने उन्हें इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया या उन्हें ऊर्जा दी, जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन निकल कर बाहर चले गए, तो उसमें इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो वो वस्तु क्या होगी, धनावेश की तरह व्यवहार करेगी, ठीक है। और अगर उसमें इलेक्ट्रॉन हमने किस प्रकार से डाल दिए तो उसमें इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो गए, तो वो इस तरीके से किस प्रकार व्यवहार करेगी, ऋणावेश की तरह व्यवहार करेगी। तो इसका मतलब सीधी सीधी भाषा में बोले तो सब खेल इलेक्ट्रॉन का है। इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या से ज्यादा है किसी वस्तु में तो वस्तु है ऋणावेशित, और इलेक्ट्रॉन किसी वस्तु में प्रोटॉन की संख्या से कम है तो वो वस्तु क्या है, धनावेशित है, ठीक है। तो ये हमारा समझ में आया कि वस्तु आवेशित कैसे होती है, वस्तु उदासीन कैसे होती है, धनावेश कब उत्पन्न होता है, ऋणावेश कब उत्पन्न होता है। इलेक्ट्रॉन छोड़ के जा रहे हैं तो वस्तु में धनावेश का प्रभाव बढ़ेगा तो वस्तु धनावेशित हो जाएगी। इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं तो वस्तु में ऋणावेश का प्रभाव बढ़ेगा तो वस्तु ऋणावेशित हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है तो वस्तु क्या है, उदासीन है, ठीक है। अब हम देखते हैं विद्युत आवेश की परिभाषा, इसको किससे प्रदर्शित करते हैं, इसका मात्रक क्या होता है। तो बच्चों आइए अब देखते हैं विद्युत आवेश यानी इलेक्ट्रिक चार्ज की परिभाषा। किसी पदार्थ का वह गुण, ठीक है, जिसके कारण उस पदार्थ पर विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाए, अर्थात पदार्थ की प्रकृति बदल जाए, उसे विद्युत आवेश बोलते हैं, या उसे हम आवेश भी बोल सकते हैं। पदार्थ में आकर्षण या प्रतिकर्षण का गुण आ जाता है, यानी अगर हम ये बोले कि कोई वस्तु पर आवेश आ गए हैं, आवेश आने का मतलब यही है या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं या उसमें इलेक्ट्रॉन आ गए हैं, ठीक है। तो आवेश आने का मतलब क्या होगा, उस पदार्थ की प्रकृति बदल जाएगी, या तो वो दूसरी वस्तु को आकर्षित करने लग जाएगा या दूसरी वस्तु को प्रतिकर्षित करने लग जाएगा। तो इस प्रकार से जो प्रकृति बदलती है, या हम ऐसे बोल सकते हैं कि पदार्थ पर विद्युत या चुंबकीय गुण उत्पन्न हो जाता है, तो उस प्रकार की जो पदार्थ की प्रकृति बदलती है उसे हम क्या बोलेंगे, आवेश बोलेंगे। इसको हम क्यू से प्रदर्शित करते हैं, बड़े वाले कैपिटल क्यू से प्रदर्शित कर सकते हैं। और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम होता है। ये एक बार पूछा गया है कि आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या है, तो आवेश का ऐसा ही मात्रक है कूलाम। अब हम देखते हैं कि मान लो ये कोई उदासीन वस्तु है, ठीक है, ये उदासीन वस्तु है और इसके पास दूसरी वस्तु रखी हुई है, ये पहले से मान लो क्या है, धनावेशित है। तो अगर मान लो इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, ठीक है, इसमें से इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगी, धनावेशित हो जाएगी। तो ये धनावेशित वस्तु इस धनावेशित वस्तु क्या करेगी, प्रतिकर्षित करेगी, क्योंकि हमें पता है कि एक समान प्रकृति के आवेश क्या करते हैं, प्रतिकर्षित करते हैं। तो एक तरीके से हम ये बोलेंगे, इसका तो हमें पता नहीं, मान लो कुछ भी स्थिति हो, चलो इसका तो हम मान लें कि इसमें कुछ भी आवेश हो, हमें पता नहीं, लेकिन हमने ये माना कि इसमें से हमने इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, ठीक है, तो इसकी प्रकृति बदल गई, ये धनावेशित हो गया। तो ये धनावेशित हो गया तो ये इस वस्तु को प्रतिकर्षित कर रहा है, तो हम ये मानेंगे इस पर भी क्या है, समान प्रकृति का आवेश है। या ऐसे मान लो कि इस पे हमने क्या कर दिया, इस पे हमने इलेक्ट्रॉन दे दिए इसको, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन दे रहे हम, तो ये क्या हो जाएगी, ऋणावेशित होती जाएगी। और ये पहले से मान लो कुछ भी प्रकृति हो इसकी हमें पता नहीं, लेकिन जैसे इसको हमने ऋणावेशित किया और ये वस्तु इसके पास आने लग गई, तो हम क्या मानेंगे कि ये ऋणावेशित थी और ये क्या थी, एक तरीके से धनावेशित। तो वस्तु में आवेश उत्पन्न होने से वस्तु की प्रकृति बदल जाती है, ठीक है, या तो वो वस्तु को आकर्षित करने लग जाती है या वस्तु को क्या करने लग जाती है, प्रतिकर्षित करने लग जाती है। तो इस प्रकार से वस्तु की प्रकृति बदल गई, तो हम क्या बोलेंगे, वस्तु पर क्या आ गया है, आवेश आ गया, ठीक है। अब देखो हम आगे बढ़ते हैं, अब हम देख रहे हैं कि इस तार में आवेश किस प्रकार से बहता है, ठीक है। तो जिस प्रकार से ये हम एक मान लो तार ले रहे हैं, ठीक है, इस तार में क्या है, मान लो इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन है, ठीक है, इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन एक बार हम दर्शा रहे हैं। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन क्या है, व्यवस्थित है, जितने इलेक्ट्रॉन है उतने ही प्रोटॉन है। लेकिन तार में क्या होता है, तार में जैसे हमारे धातु होते हैं, धातु में सामान्य कमरे के ताप पर क्या होता है, इन इलेक्ट्रॉन को इतनी ऊर्जा मिल जाती है
कि ये इलेक्ट्रॉन अपने कक्षा को छोड़ के मुक्त हो जाते हैं, यानी फ्री हो जाते हैं। ठीक है, तो इनमें कुछ क्या हो गया, एक तरीके से ये मुक्त इलेक्ट्रॉन हम ये मान रहे हैं। ठीक है, ये एक तरीके से क्या है, मुक्त इलेक्ट्रॉन है, जो भी हम माइनस का दिखा रहे हैं वो है मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब देखो जैसे ही इसको हम क्या करेंगे, जैसे ही इसको हम बैटरी यानी सेल से जोड़ेंगे, तो उस स्थिति में देखो ये सेल का धनात्मक सिरा है, ये सेल का क्या है, ऋणात्मक सिरा है, तो ये है सेल। ठीक है, तो अब क्या होगा, अब ये धनात्मक सिरा क्या करेगा, इनमें जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनको क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, यानी एक तरीके से ये जो इलेक्ट्रॉन है इन्हें लगेगा कि हमें कोई बुला रहा है पार्टी करने के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से ये इलेक्ट्रॉन इस तार में इस प्रकार से बहने लग जाते हैं। ठीक है, इस प्रकार से इस दिशा में ये गति करने लग जाएंगे और बैटरी के अंदर आएंगे, और बैटरी इनको क्या देगी, ऊर्जा देगी। बैटरी ऊर्जा देगी तो वापस आगे की तरफ इस प्रकार से ये बढ़ने लग जाएंगे। ठीक है, इस प्रकार से आगे बढ़ने लग जाते हैं, ये प्रक्रिया चलती रहती है। तो इसी को हम कहते हैं एक तरीके से विद्युत धारा। ठीक है, तो अब देखिए कि जिस दिशा में इलेक्ट्रॉन बहते हैं उसकी विपरीत दिशा में धारा बहती है। ठीक है, तो जो धारा की दिशा होगी वो क्या होगी, इसके विपरीत होगी, यानी इस धनात्मक से ऋणात्मक दिशा में एक तरीके से धारा प्रवाहित होगी। ठीक है, लेकिन इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन उल्टे प्रवाहित होते हैं, यानी इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन की जो दिशा होती है उसकी विपरीत दिशा में धारा बहती है। तो अब हो या देखो हो क्या रहा है कि हम ये बता रहे हैं किस प्रकार से तार में इलेक्ट्रॉन बहते हैं और किस प्रकार से विद्युत धारा उत्पन्न होती है। ठीक है, हम बात करें कि इस तार में आवेश कितना है। ठीक है, तो जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि विद्युत आवेश को किससे प्रदर्शित करते हैं, क्यू से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, तो आवेश का सूत्र क्या होता है, आवेश का सूत्र होता है क्यू बराबर एन ई। ठीक है, और यहाँ पे एन क्या है, एन है यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या। ठीक है, और ई यहाँ पे क्या बताता है, ई बताता है इलेक्ट्रॉन पर उपस्थित आवेश। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कुलाम। कुलाम को हम सी से प्रदर्शित करते हैं, या आप हिंदी में ऐसे भी लिख सकते हो कुलाम। और जिस प्रकार से इलेक्ट्रॉन पर ऋणात्मक आवेश होता है तो उस ऋणात्मक आवेश को प्रदर्शित करने के लिए हम यहाँ पे माइनस लगाते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप माइनस लगा सकते हो। तो ये है मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या, यानी इस तार में जितने मुक्त इलेक्ट्रॉन है उनकी संख्या को इलेक्ट्रॉन के आवेश से गुणा कर देंगे, तो इस तार के अंदर जो आवेश है उसको हम निकाल सकते हैं आसानी से। ठीक है, और ये एक तरीके से इलेक्ट्रॉन क्या बताता है, इलेक्ट्रॉन बताता है ऋणावेश को, यानी ऋणात्मक आवेश को बताता है। और प्रोटॉन पर देखें तो प्रोटॉन पर कितना आवेश होता है, नोट लगा के हम लिख सकते हैं, प्रोटॉन पर भी इलेक्ट्रॉन के बराबर का आवेश होता है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन पर तो होता है ऋणावेश, लेकिन प्रोटॉन पर होता है इलेक्ट्रॉन के बराबर का धनावेश, तभी वस्तु क्या होती है, उदासीन होती है शुरुआत में। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोटॉन, प्रोटॉन पर आवेश, तो प्रोटॉन पर आवेश कितना होगा, 1.6 गुणा 10 की घात -19 कुलाम, और यहाँ पे हम लिख सकते हैं धनावेश। तो इस प्रकार से हमने आवेश, विद्युत आवेश को देख लिया, विद्युत आवेश का हमने सूत्र देख लिया, ये सूत्र महत्वपूर्ण है, यहाँ से संभावना बनती है क्वेश्चन आने की। ठीक है, और एन क्या है, यहाँ पे मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या है, ई है यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का आवेश, और आवेश यहाँ पे इलेक्ट्रॉन को किससे प्रदर्शित करेंगे, ऋणात्मक आवेश से बताता है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और प्रोटॉन पर क्या होता है, धनावेश होता है। ठीक है, तो ये होता है एक तरीके से धनावेश। तो अब हम आगे देखते हैं, और वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब हम आगे बढ़े हैं, एक करते हैं क्वेश्चन, जिससे हमें ये टॉपिक जो हमारा है कि किसी वस्तु पर कितना आवेश होता है कैसे निकालते हैं वो आसानी से निकाल लेंगे। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो ये है, किसी वस्तु पर, ठीक है, 10 इलेक्ट्रॉन कम, वस्तु पर 10 इलेक्ट्रॉन कम है। ठीक है, तो उस वस्तु की प्रकृति व उस पर आवेश का मान बताएं।
तो ये हमारा है एक सवाल है। तो हमें क्या बताना है, एक तो प्रकृति बतानी है और आवेश का मान बताना है। जिस प्रकार से हमने देखा था कि इसमें इलेक्ट्रॉन 10 कम है, शुरुआत में वस्तु थी उदासीन, उसमें से हमने 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए, तो 10 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए तो इलेक्ट्रॉन की होगी कमी, तो अब उसमें धनावेश का प्रभाव हो गया। तो हम क्या बोलेंगे कि वस्तु की प्रकृति कैसी है, वस्तु की है प्रकृति, ठीक है, धनावेशित है वस्तु, वस्तु है धनावेशित, यानी एक तरीके से पॉजिटिव चार्ज की है। और अगर हम अब बताएं कि आवेश कितना है, तो आवेश निकालने का हमारे पास क्या है, सूत्र क्या है, Q बराबर है N, और N मतलब एक तरीके से 10 इलेक्ट्रॉन उसमें कम है, और एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश कितना होता है, 1.6 गुना 10 की घात माइनस 19 गुलाम, ठीक है, गुलाम आवेश होगा। तो अगर इनको हम क्या करेंगे, सरल करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 16 इंटू 10 की घात माइनस 9 गुलाम आवेश। और ये कैसा आवेश होगा, ये होगा धनावेश। तो इस प्रकार से हम किसी वस्तु पर कितना आवेश है उसका मान आसानी से निकाल सकते हैं, और इसको हम यहाँ पे प्लस से प्रदर्शित करेंगे। अगर आपको कहते हैं कि 10 इलेक्ट्रॉन क्या है, ज्यादा है, तो यहाँ पे क्या होता, 10 होता, ठीक है, और वहां पे हम क्या करते थे, यहाँ पे माइनस आ जाता, कोई फर्क नहीं होता। कि इस प्रकार से ये सवाल से हमें यह समझना है कि किसी वस्तु पर आवेश हम कैसे निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं आवेश के प्रकार, ठीक है, आवेश के प्रकारों की परिभाषा देखेंगे, फिर हम आगे टॉपिक में जाएंगे जो है हमारा विद्युत धारा। तो जैसा कि बच्चों हम ये देख चुके हैं कि आवेश दो प्रकार के होते हैं। अब हम देख रहे हैं कि आवेश दो प्रकार के तो होते हैं, लेकिन आवेश कोई वस्तु धनावेशित कब होगी और कोई वस्तु ऋणावेशित कब होगी, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं धनावेश की परिभाषा है, यानी पॉजिटिव चार्ज। जब कोई वस्तु अपने इलेक्ट्रॉनों का त्याग करती है तब उस पर धनावेश, यानी उस पर धनात्मक आवेश, धनात्मक आवेश का मतलब यहाँ पे क्या है, धनात्मक आवेश का मतलब है प्रोटॉन का प्रभाव बढ़ जाता है, तब वस्तु पर उत्पन्न आवेश क्या कहलाता है, धनावेश कहलाता है। और ऋणावेश की परिभाषा क्या है, यानी नेगेटिव चार्ज की परिभाषा क्या है, जब कोई वस्तु इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण करती है, ठीक है, तब उस पर ऋणावेश यानी ऋणात्मक आवेश यानी इलेक्ट्रॉन का प्रभाव बढ़ जाता है, तब उस वस्तु पर उत्पन्न आवेश क्या होता है, ऋणावेशित होता है। एक बार इसे उदाहरण से समझते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से हम यहाँ पे एक उदाहरण ले रहे हैं, मान लीजिए कि 5 प्रोटॉन है, ठीक है, और 5 ही क्या है, इलेक्ट्रॉन है। तो जितने इलेक्ट्रॉन है और जितने प्रोटॉन है की हम बात करें, अगर दोनों इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की संख्या बराबर है, जैसे 1 2 3 4 5, और इतने क्या है, इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन की संख्या बराबर है, तो वस्तु कैसी है, वस्तु है उदासीन, यानी वस्तु पर किसी प्रकार के आवेश का प्रभाव नहीं होगा। अब हम क्या कर रहे हैं, पहली परिभाषा की बात करें तो हम इसमें से इलेक्ट्रॉन निकाल रहे हैं, ठीक है। मान लीजिए आपने इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दिए। अब देखो, अब इसमें कितने इलेक्ट्रॉन बचे, सॉरी, अब इसमें 3 इलेक्ट्रॉन बचे, प्रोटॉन कितने हैं, 5 प्रोटॉन है, यानी धनावेश 5 है, इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 3 है, तो 3 ऋणावेश हो गए। तो एक तरीके से यहाँ पे कितना बच गया, एक तरीके से इसमें 2 धनावेश का प्रभाव बच गया, यानी इसमें 2 प्रोटॉन अतिरिक्त है। तो अब ये वस्तु किस प्रकार से व्यवहार करेगी, इस वस्तु को हम सीधे सीधे ये बोलेंगे कि ये धनावेशित है और इसमें एक तरीके से 2 इलेक्ट्रॉन के बराबर का धनावेश उपस्थित है, ठीक है, यह है समझ में, यानी ये वस्तु हो गई एक तरीके से धनावेशित। अब अगर उल्टी बात करें कि हम इसमें इलेक्ट्रॉन 2 और दे रहे हैं, 2 इलेक्ट्रॉन और दे दोगे, तो पहले प्रोटॉन कितने थे, 5 थे, अब 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, मैंने 5 इलेक्ट्रॉन तो थे शुरुआत में, अब 2 इलेक्ट्रॉन और दे दिए, यानी 7 इलेक्ट्रॉन दे दिए, ठीक है। तो उस स्थिति में देखो अब हमारे पास से 2 इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो इस प्रकार से अब हम क्या बोलेंगे कि इस वस्तु पर एक तरीके से इलेक्ट्रॉन ज्यादा है प्रोटॉन की तुलना में, तो ये वस्तु एक तरीके से किस प्रकार से व्यवहार करेगी, ऋणावेश की तरह व्यवहार करेगी। तो सीधी भाषा, सरल भाषा में यही बात है, ये तरीका यही है कि इलेक्ट्रॉन का खेल और कुछ नहीं है। किसी वस्तु में प्रोटॉन से कम इलेक्ट्रॉन है ना, प्रोटॉन की संख्या ज्यादा है इलेक्ट्रॉन की संख्या से, तो वस्तु धनावेशित होगी, और किसी वस्तु में प्रोटॉन की संख्या से इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन ज्यादा है, तो वस्तु क्या होगी, ऋणावेशित होगी। ये आप आराम से बच्चों उतार सकते हैं वीडियो को पॉज करके।
अब हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारा विद्युत आवेश का टॉपिक पूरा हो चुका है। अब हम देखेंगे विद्युत धारा। अब हम देख रहे हैं हमारा दूसरा महत्वपूर्ण टॉपिक विद्युत धारा, जिसे हम कहते हैं इलेक्ट्रिक करंट। तो विद्युत धारा की परिभाषा क्या है? परिभाषा बहुत महत्वपूर्ण है और परिभाषा से ही हम इसका सूत्र बनाएंगे। ठीक है, देखो क्या है, आवेशों की प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। इसे स्मॉल आई या कैपिटल आई यानी छोटे आई या बड़े आई से प्रदर्शित करते हैं। धारा का मात्रक होता है एम्पियर, उसे हम ए से प्रदर्शित करते हैं। तो अगर हम बात करें आवेशों की प्रवाह की दर, ये जो परिभाषा है, इसी परिभाषा से हम सूत्र बनाएंगे। तो अगर हम बोले विद्युत धारा का जो सूत्र है, यानी विद्युत धारा क्या है? आवेशों की प्रवाह की दर। आवेशों के प्रवाह की दर का मतलब ये होता है कि आपको ऊपर रखना है विद्युत आवेश का मान। ठीक है, की दर का मतलब होता है उसमें देना है समय का भाग, यानी विद्युत धारा को हम प्रदर्शित करते हैं आई से, और वो क्या होगी? विद्युत आवेश। विद्युत आवेश को अभी हमने देखा था क्यू से प्रदर्शित करते हैं और समय को प्रदर्शित करेंगे टी से। तो इस प्रकार से विद्युत धारा बराबर होती है विद्युत आवेश बटा समय। तो ये जो परिभाषा है, ये क्या है? आवेशों के प्रवाह की दर, यानी हमें क्या करना है? आवेशों के प्रवाह का मतलब है हमें आवेश का मान ऊपर रखना है, और की दर का मतलब होता है उसमें समय का भाग देना है। यानी की दर कहीं शब्द आ जाए तो हमेशा क्या देना है? समय का भाग। जैसे दूरी में परिवर्तन की दर, यानी दूरी बट्टा समय बराबर क्या होता है? चाल होता है। जैसे विस्थापन में परिवर्तन की दर, यानी विस्थापन बटा समय, वो किसके बराबर होता है? वेग के बराबर। तो इसी प्रकार से जहाँ पे की दर शब्द आ जाए तो वहाँ पे समय का भाग देना है और पहले वाले शब्द को हमें ऊपर रखना है। तो इस प्रकार से आवेश की प्रवाह की दर क्या कहलाती है? विद्युत धारा कहलाती है। इसे हम I बराबर Q बटा T से प्रदर्शित करते हैं। अब हमने देखो ये चित्र बनाया, ठीक है, इस चित्र को समझते हैं। तो जिस प्रकार से देखो, अगर हम इसे थोड़ी गहराई में समझें तो हम ये मान के चल रहे हैं, ये जो धनात्मक है ये एक तरीके से हमें प्रोटॉन को प्रदर्शित कर रहे हैं, एक तरीके से परमाणु को तो प्रदर्शित कर ही रहे हैं, एक परमाणु को प्रदर्शित कर रहे हैं धनात्मक। ठीक है, लेकिन हम ये मान के चल रहे हैं कि पहले परमाणु क्या था? एक तरीके से उदासीन था, प्रत्येक परमाणु उदासीन था। ठीक है, तो यहाँ पे धनावेश ऋणावेश की कोई संभावना नहीं थी। लेकिन कमरे के ताप पर जो धातुएं होती है उन्हें इतनी ऊर्जा उन्हें मिल जाती है कि वो अपने बाह्य इलेक्ट्रॉन को त्याग देते हैं। तो ये जो सभी परमाणु है, इन्होंने अपने बाह्य इलेक्ट्रॉन त्याग दिया है और ये सभी परमाणु हो गए धनावेशित। इलेक्ट्रॉन जो त्याग दिया है वो इलेक्ट्रॉन क्या है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, जो अभी हमने बात की थी। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन को हमने इस प्रकार से नीले डॉट से दर्शाया गया है, और जो धनावेशित परमाणु है उसे हमने दर्शा दिया प्लस से। ठीक है, अब देखो हमने यहाँ पे क्या जोड़ रखी है? बैटरी जोड़ रखी है। अगर हम अकेले सेल की बात करें तो अकेले सेल को हम केवल इस प्रकार के चिन्ह से प्रदर्शित कर सकते हैं, धनात्मक ऋणात्मक। अगर सेल एक से ज्यादा हो तो इस प्रकार से उसे हम बोलेंगे बैटरी। और इसको कैसे जोड़ते हैं? इसको हम इस प्रकार से जोड़ते हैं, एक लाइन इधर और खींच देंगे, ठीक है, और एक लाइन इधर खींच देंगे, तो ये होगी एक तरीके से दो सेल से बनी हुई एक बैटरी। जिस प्रकार से हमने देखा था कि कोई धनावेशित जो बैटरी का सिरा है वो क्या करेगा? इन मुक्त इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो ये मुक्त इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? इस दिशा में गति करने लग जाएंगे। ठीक है, ये सभी इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? ये धनावेश की तरफ गति करने लग जाएंगे। तो इस प्रकार से इस दिशा में तो एक तरीके से क्या हो रही है? इलेक्ट्रॉन का प्रवाह हो रहा है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह है इस दिशा में हो रहा है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए बैटरी के अंदर, और बैटरी में जो रासायनिक है, बैटरी के अंदर जो रसायन है वो क्या करेंगे? क्रिया करेंगे, और क्रिया करके ऊर्जा उत्पन्न करेंगे। उन ऊर्जा को इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेंगे और आगे की दिशा में चले जाएंगे। तो इस प्रकार से इलेक्ट्रॉन की दिशा तो ये हमें दिख रही है। ठीक है, और अभी हमने देखा था कि इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहते हैं उसकी विपरीत दिशा में किसकी दिशा होती है? विद्युत धारा की दिशा। तो विद्युत धारा की दिशा हमेशा क्या होगी? धनावेश से ऋणावेश की ओर, यानी आई की दिशा सदैव क्या होगी? धनावेश से ऋणावेश की ओर। तो ये हमें चित्र ये समझा रहा है कि जो मुक्त इलेक्ट्रॉन है केवल वही गति करते हैं। परमाणु के अंदर जो बंधित इलेक्ट्रॉन है, जो रुके हुए हैं, जो बंद है, कक्षा के अंदर बैठे हुए हैं, वो इलेक्ट्रॉन गति नहीं करेंगे। तो धारा को उत्पन्न करने में किन इलेक्ट्रॉनों का योगदान है? केवल मात्र मुक्त इलेक्ट्रॉनों का योगदान है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में बहेंगे उसकी विपरीत दिशा में धारा बहेगी। तो वापिस से देखिए, आवेशों के प्रवाह की दर को हम विद्युत धारा कहते हैं। इसे आई, कैपिटल आई या छोटे आई से प्रदर्शित करते हैं।
ठीक है, बढ़िया इसे प्रदर्शित कर सकते हैं। धारा का मात्रक है एम्पियर, जिसे ए से प्रदर्शित कर सकते हैं। एक अगर सेल हो तो उसे सेल बोलेंगे, दो सेल अगर जुड़ जाए तो उसे बोलेंगे बैटरी। धारा क्या है, एक तरीके से विद्युत धारा बराबर होता है विद्युत आवेश बटा समय, यानी आई बराबर क्यू बटा टी। तो ये हो गई हमें विद्युत धारा की बातें। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु है वो देखते हैं, ठीक है। अब देखो नोट क्या है, विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन प्रवाह के विपरीत दिशा में होती है। जैसे हमने देखा, जिस दिशा में धारा बहेगी उसके विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन गति करेंगे, ठीक है। अब देखिए धारा, मान लो धारा इस दिशा में बह रही है, धारा इस दिशा में बह रही है, तो इलेक्ट्रॉन क्या करे, इलेक्ट्रॉन इसके विपरीत दिशा में बह रहे हैं, ठीक है। विद्युत धारा एक अदिश राशि है। अदिश राशि का मतलब होता है कि इसकी कोई दिशा नहीं है, ठीक है, कि भाई आवेशों का प्रवाह का मतलब है कि बहुत सारे आवेश एक दिशा में जा रहे हैं, लेकिन उन आवेश को जरूरत थोड़ी है एक आवेश चला गया उसके पीछे चला गया, फिर दूसरा आवेश चला गया उसके पीछे चला गया, ऐसे नहीं होता है। आवेश एक दिशा में एकदम दौड़ते हैं, ठीक है। जिस प्रकार से दौड़ होती है, तो जिस प्रकार से जो दौड़ने वाले होते हैं, जो आर्मी में भर्ती होते हैं, वो एक निश्चित दिशा में दौड़ते हैं, ठीक है, लेकिन जरूरत नहीं एकदम सीधा दौड़ेंगे, वो इधर उधर जाके भी आगे अपने रास्ता बना सकते हैं। तो इसी प्रकार से जो ये विद्युत धारा है ये अदिश राशि है, ठीक है, और इसको डिटेल में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये एक तरीके से इस अदिश राशि को समझाने के लिए हम 12वीं क्लास में जाएंगे, तब हमें वहां पे समझ में आएगा। सीधी सीधी हम देखते हैं कि ये बोलेंगे कि विद्युत धारा एक अदिश राशि, इसकी कोई विशेष दिशा नहीं होती है। अदिश सदिश दो प्रकार की राशि होती है। सदिश राशि वह होती है जिसकी एक निश्चित दिशा होती है, लेकिन अदिश राशि की कोई निश्चित दिशा नहीं होती। तो विद्युत धारा अदिश राशि है, इसकी कोई निश्चित दिशा नहीं होती। अब देखो विद्युत धारा का मात्रक, अभी हमने देखा था विद्युत धारा का मात्रक कैसे होगा। तो विद्युत धारा का मात्रक होगा, सूत्र से मात्रक बनता है हमेशा, तो विद्युत आवेश बटा समय। आवेश का मात्रक क्या होता है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, ठीक है, आवेश का मात्रक होता है कूलाम, और बट्टा में समय, यानी समय का मात्रक क्या होगा, सेकंड। तो इस प्रकार से जो विद्युत धारा है उसका मात्रक क्या होगा, आप कूलाम बट्टा सेकंड। और विद्युत आवेश की मात्रक की बात करें तो विद्युत आवेश का मात्रक एक तरीके से कूलाम तो होता ही है, ठीक है, लेकिन हम और बात करें इसके बराबर हम ये भी लिख सकते हैं एम्पियर, ठीक है। एम्पियर भी विद्युत धारा का मात्रक है, और दूसरा मात्रक होगा कूलाम बटा सेकंड। विद्युत आवेश के मात्रक की बात करें तो यहाँ से देखो आवेश का सूत्र क्या बन सकता है, Q बराबर बन सकता है IT। Q बराबर IT बन गया, तो आवेश का मात्रक एक तरीके से कूलाम तो होता ही है, दूसरा मात्रक क्या बन जाएगा, दूसरा मात्रक बन जाएगा I का मतलब धारा किस में नापोगे, एम्पियर में नापोगे, इंटू टी का मतलब है सेकेंड, ठीक है। तो बच्चों इस प्रकार से विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर तो होता ही है, दूसरा मात्रक है कूलाम बटा सेकंड। आवेश का मात्रक हमें पता है कूलाम होता है, ठीक है, लेकिन उसका दूसरा मात्रक क्या होगा, एम्पियर इंटू सेकेंड। तो ये हमारे विद्युत धारा की बात हो चुकी पूरी। अब हम देखेंगे परीक्षा में कभी कभी क्या पूछते हैं, एक एम्पियर की परिभाषा पूछते हैं कि एक एम्पियर की परिभाषा बताओ। तो देखो परिभाषा देखो यहीं से बन जाएगी, परिभाषा यहीं से बन जाएगी। सीधा सीधा देखो आपको करना क्या, एक एम्पियर निकालना मान, यानी आई का मान हमें एक एम्पियर चाहिए। आई का सूत्र देखो, आई का सूत्र क्या है, क्यू बट्टा क्या है, टी है। ऊपर आप क्या कर दो, एक कर दो, और जो एक मतलब क्या होगा वहां पे एक गुलाम होगा, नीचे भी क्या कर दो, एक कर दो, यानी एक सेकंड हो जाएगा। यानी हम ये बोलेंगे कि यदि किसी तार में एक सेकंड में एक गुलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, तो उस तार में जो बहने वाली धारा है उसका मान भी क्या होगा, एक एम्पियर होगा। ये इसकी परिभाषा है कि यदि किसी तार में एक कूलाम आवेश एक सेकंड में बह रहा है, यानी एक हिस्से से, तार के एक हिस्से से एक कूलाम आवेश एक सेकंड में आगे की तरफ गति कर रहा है, तो उसमें बहने वाली धारा का मान क्या होगा, एक एम्पियर होगा। अभी हम इसकी परिभाषा भी लिखेंगे, तो ये चीज आप नोट कर सकते हो। अब हम बढ़ रहे हैं हमारा जो अंतिम छोटा सा टॉपिक है, एक एम्पियर की परिभाषा की तरफ। हम देखते हैं एक एम्पियर की परिभाषा। तो एक एम्पियर की परिभाषा देखो क्या है, यदि किसी तार में एक कूलाम का आवेश एक सेकंड तक प्रवाहित होता है, या आप इसे ऐसे भी कह सकते हो कि किसी तार में, ठीक है, एक सेकंड में अगर एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो रहा है, या ऐसे कह सकते हो कि एक कूलाम आवेश एक सेकंड में प्रवाहित हो रहा है, तो वहां पे क्या होगा, तब उस तार में प्रवाहित धारा एक एम्पियर होगी। इस प्रकार से ये मान लो कि ये तार है, ठीक है, और अगर हम ये बात करें कि इस तार के या लो इस हिस्से से एक सेकंड में, ठीक है, एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो गया, एक सेकंड में इस हिस्से से एक कूलाम आवेश प्रवाहित हो गया, तो हम बोलेंगे इस तार में जो प्रवाहित होने वाली धारा क्या है, एक एम्पियर है। और सूत्र से हम परिभाषा दे सकते हैं, विद्युत धारा I बराबर आवेश बटा समय, ठीक है। तो यदि हम यहाँ पे बोले, यदि
Q का मान कितना है, यदि हम बोले Q का मान कितना है, 1 कूलाम है, ठीक है, और T यानी समय कितना है, 1 सेकेंड है। तो उस स्थिति में देखो क्या होगा, यहाँ पे भी 1 कूलाम आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 सेकेंड। तो यहाँ पे जो धारा उत्पन्न होगी वो धारा उत्पन्न क्या होगी, 1 एम्पियर धारा उत्पन्न होगी, क्योंकि कूलाम बटा सेकेंड किसका मात्रक होता है, एम्पियर का। 1 की जगह तो 1 आ गया, कूलाम बटा सेकेंड की जगह क्या आ गया, एम्पियर। तो इस प्रकार से हम ये कह सकते हैं 1 एम्पियर की परिभाषा क्या है कि तार के किसी सिरे से 1 सेकंड में प्रवाहित जो आवेश है वो 1 कूलाम है, तो उस तार में जो धारा बह रही है वो क्या है, 1 एम्पियर धारा है। 1 एम्पियर की परिभाषा को आप नोट कर सकते हो वीडियो को पॉज करके। हमारा पूरा टॉपिक हो चुका विद्युत धारा और विद्युत आवेश का। और सीबीएसई की बात करें तो एक क्वेश्चन पूछा गया है कि विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक बताइए। तो ऐसा ही मात्रक में 4 ऑप्शन दिए गए थे, कूलाम, एम्पियर, वोल्ट, सेकेंड, ठीक है। तो वहां पे सही क्या होगा, विद्युत आवेश का ऐसा ही मात्रक, अभी हमने देखा था कूलाम। इसी प्रकार से विद्युत धारा का हमें मात्रक पूछ सकते हैं, तो विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर भी होगा, दूसरा मात्रक हो सकता है कूलाम बट्टा में सेकेंड। तो इस प्रकार से ये हमारा पूरा वीडियो कंप्लीट हुआ है, ये क्लास हमारी कंप्लीट हुई और इसमें हमने 2 महत्वपूर्ण टॉपिक देखे, विद्युत धारा और विद्युत आवेश। जाते जाते आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को लाइक कीजिए। ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए हम आगे आपसे मिलेंगे।